अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ध्यान से देखने चाहिए? सबसे पहला तो अगर हम भारत के सिटीजन नागरिक है तो हमारा आधार कार्ड है। हमारा आधार कार्ड के नाम के साथ हमारे प्रॉपर्टी का जो नाम है वो सही में एक जैसा होना चाहिए। फैमिली के डिस्प्यूट ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अगर कोई अपनी ज़मीन बेच देता है तो बिल्डर्स के साथ के डिस्प्यूट ज़्यादा आते हैं और बहुत सारी जगह पे हमारे कागज़ सही नहीं होते। उसकी वजह से भी हम बहुत सारी जगह पे विवाद में आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बहुत साधारण से रेगुलर कारण है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इश्यूज़ आते हैं। जब खरीदने जाते हैं प्रॉपर्टी तो हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई खुला प्लॉट ले रहे, लैंड ले रहे हैं तो उसमें 7 बार आता है हक पत्र का। तो किसी की भी ज़मीन पे अगर कब्जा हो जाए या कोई उसके ऊपर मालिकाना हक जमा करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपके प्रॉपर्टी में आपका नाम है, आप उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे हो, आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कोई गैर कानूनी तरीके से घुस जाता है या उस पे मालिकाना हक करता है, तो पहले ही आपके गुजरात में अभी लैंड ग्रैबिंग का जो कायदा है वो बहुत सख्ती से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपको कलेक्टर में अर्जी करना होता है, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। और उस अर्जी से वो डायरेक्टली पुलिस में भी चली जाती है, वो मामलतदार में भी जाती है और वहाँ से कलेक्टर के साथ दूसरे 4 लोग बैठते हैं, जिसमें कोर्ट के डीजीपी होते हैं, पुलिस के कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं। ये 5 लोग मिलके बाद में उस पर सुनवाई होती है। तो आपके लिए वो लैंड ग्रैबिंग का कायदा, जिससे पुलिस फरियाद भी वहीं से हो जाती है। यही तो सरकार ने और कोर्ट ने 2005 में बेटियों का भी इक्वली हक रखता है वैसा एक एक्ट बाहर निकाला है, जिसके तहत 2005 के बाद जिसके भी पेरेंट्स एक्सपायर हो गए उनमें उनकी बेटियों का भी इक्वल हक लगता है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे भारत के अंदर कि कोर्ट केस बहुत लंबे खींचते हैं। इसका मेजर रीज़न क्या है? हम डाइवर्सिटी के साथ है के लोग हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के कायदे अलग अलग है, हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। और प्लस अगर आप कोर्ट की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो वो कोई 1 या 2 लोगों के बीच की बातचीत नहीं है जो बैठ के सुलझा ली और खत्म हो गई। दैट इज अ थिंग वेयर मल्टीपल पीपल आर एसोसिएटेड। ऐसा होता है कि हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले हमारी फरियाद नहीं लेते और वी एज एन एडवोकेट हैज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट विद पुलिस, बिकॉज हमारे और उनका 36 का आंकड़ा रहता है वैसे देखने जाओ तो। अगर आपकी मकान या ज़मीन किसी और के नाम पे हो जाए और आपको पता ही नहीं चले, then my dear friend, you lost first battle, the battle of awareness. Hello everyone, welcome to my show podcast with शिव। स्वागत है आप सबका एक और शानदार, धमाकेदार और आई ओपनिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर घर की कहानी बन चुका है, जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी लॉ। एक ज़मीन या घर किसी का सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, वो उसकी मेहनत होती है, उसकी लेगेसी होती है, उसके आने वाले बच्चों का फ्यूचर होता है, उनकी सिक्योरिटी होती है। और अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए या तो फिर कोई फ्रॉड हो जाए और उसके पेपर में गड़बड़ी हो जाए, तब आता है लॉ, कानून। एंड देन अवेयरनेस इज योर बिगेस्ट वेपन, यानी सतर्कता और जागरूकता आपका सबसे बड़ा हथियार तब होता है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बड़ौदा गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाने माने एडवोकेट हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई सालों से बहुत सारी प्रॉपर्टी एंड लैंड डिस्प्यूट केस के अंदर बहुत लोगों को सलाह दी है। So let's welcoming our guest
एडवोकेट शीतल उपाध्याय जी। नमस्कार। हेलो मैडम, वेलकम टू माय शो। कैसे हो आप, पहले तो बताइए। बस बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमने बहुत पहले आपको बुलाया था यहाँ पे मगर अभी टाइम मिला। क्या करें, कामकाज की व्यस्तता, टाइमिंग का सेटिंग पर आज हो गया। चलो अच्छी बात है। यस। तो मैडम, ये टॉपिक एक्चुअली हर घर की कहानी है और आज उस पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अवेयरनेस, मैं मानता हूँ कि जितना आप अवेयर रहोगे इतना आप उससे बच पाओगे या उसके अंदर आप ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन ले पाओगे। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि गुजरात में कैसे कैसे विवाद आपके सामने सबसे ज़्यादा आते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो फैमिली के डिस्प्यूट ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अगर कोई अपनी ज़मीन बेच देता है तो बिल्डर्स के साथ के डिस्प्यूट ज़्यादा आते हैं, और बहुत सारी जगह पे हमारे कागज़ सही नहीं होते, उसकी वजह से भी हम बहुत सारी जगह पे विवाद में आ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बहुत साधारण से रेगुलर कारण है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इश्यूज़ आते हैं। ओके। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ध्यान से देखने चाहिए। सबसे पहला तो अगर हम भारत के सिटीजन नागरिक है तो हमारा आधार कार्ड है। हमारा आधार कार्ड के नाम के साथ हमारे प्रॉपर्टी का जो नाम है वो सही में एक जैसा होना चाहिए। वो ध्यान बहुत ज़रूरी Okay. रखने की बात है अभी, क्योंकि अगर वो डिफरेंस आता है तो आप कहीं पे भी अपना नाम दर्ज कराने जाओगे या कुछ भी कराने जाओगे तो आपका आधार कार्ड सबसे पहले मांगते हैं। अगर उसमें और आपके प्रॉपर्टी के नाम में डिफरेंस आएगा तो बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस है और बहुत सी दिक्कतें भी आ सकती है। ओके। जब खरीदने जाते हैं प्रॉपर्टी तो हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई खुला प्लॉट ले रहे, लैंड ले रहे हैं, तो उसमें 7 बार आता है, हक पत्रक आता है। हक पत्रक में सरकार के रिकॉर्ड पे जब से आज़ाद हुए उसके बाद से, जब से लॉ बना है प्रॉपर्टी लॉ, दैट इज़ फ्रॉम 1952, वहां से लेके आज तक का सारा रिकॉर्ड वो हक पत्रक में होता है। तो आपको वो हक पत्रक भी प्रॉपरली निकलवा के देखना पड़ता है कि कौन सी जमीन पहले किसके नाम पे थी और आप ले रहे हो उसके पास, उसके नाम पे आई कैसे है वो, क्योंकि वो भी डिस्प्यूटेड अगर आ गई आपके पास तो बाद में आप लोगे तो भी वो डिस्प्यूटेड लैंड ही कहलाएगी। तो वो 7 बार हक पत्रक, फिर 8 आता है जिसमें वो खाता होता है कि उस इंसान के पास उस खाते में और कितनी जमीन है, वो वहाँ पे क्या क्या कर रहा है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पे आपको एडवोकेट के पास से टाइटल क्लियरेंस मिलता है। तो वो टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट के आपको अगर और कोई दस्तावेज हुआ है, कोई कागज़ रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लोगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, वो आपके एडवोकेट के पास जाते हो वो देखते हैं, बट दिस आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू सी। ओके। तो किसी की भी ज़मीन पे अगर कब्जा हो जाए या कोई उसके ऊपर मालिकाना हक जमा करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। आजकल ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है। ગુજરાતીમાં કહીએ તો લોકોની જમીન પચાઈ પાડવાનો એ બહુ કોમન ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે ને એમાં ખાસ કરીને ગરીબ લોકો જે હોય, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके प्रॉपर्टी में आपका नाम है, आप उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे हो, आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कोई गैर कानूनी तरीके से घुस जाता है या उस पे मालिकाना हक करता है, तो पहले ही आपके गुजरात में अभी लैंड ग्रैबिंग का जो कायदा है वो बहुत सख्ती से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपको कलेक्टर में अर्जी करना होता है, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। और उस अर्जी से वो डायरेक्टली पुलिस में भी चली जाती है, वो मामलतदार में भी जाती है, और वहाँ से कलेक्टर के साथ दूसरे 4 लोग बैठते हैं, जिसमें कोर्ट के डीजीपी होते हैं, पुलिस के कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं। ये 5 लोग मिलके बाद में उस पर सुनवाई होती है। Okay.
तो आपके लिए वो लैंड ग्रैबिंग का कायदा, जिससे पुलिस फरियाद भी वहीं से हो जाती है। फिजिकली आपको पुलिस हाँ, स्टेशन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले हमारी फरियाद नहीं लेते, और वी एज एन एडवोकेट हैज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट विद पुलिस, बिकॉज हमारे और उनका 36 का आंकड़ा रहता है वैसे देखने जाओ तो, क्योंकि वो कायदे का पालन करते नहीं है और हमें कायदे का सही पालन कैसे करते हैं वो पता होता है, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। हाँ। तो देखने जाओ तो पुलिस आधे मेजोरिटी टाइम फरियाद नहीं लेती है, दो उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है फरियाद ले लेनी चाहिए, पर वो नहीं लेते। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते बाद में कि क्या करना। सो लैंड ग्रैबिंग इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ विच इज देयर इन गुजरात। तो लैंड ग्रैबिंग ખાસ કરીને દરેકે જો આવો કોઈક ઇશ્યુ ઊભો થાય તો કરવી જોઈએ। आजकल देखा है हमने, और पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हर घर की कहानी ये हो चुकी है, फैमिली डिस्प्यूट बहुत होते हैं, यानी फैमिली में घर बांटना, मिलकत बांटनी, ये इसमें डिस्प्यूट बहुत होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि डिस्प्यूट ना हो? सबसे पहले तो फैमिली की जमीन या प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसमें घर भी आता है और ज़मीन भी आती है, वो कौन सी है वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग राइट्स होते हैं। जैसे कि मेरे पुरखों की ज़मीन है, वो फैमिली ज़मीन हुई, तो वो ज़मीन या जायदाद जो है उसमें मेरे भाइयों के साथ साथ अगर मेरे भाई या मैं नहीं रहूं तो उनके बच्चों का लगता है, तो चाचा का भी आता है, बुआ का भी आता है, ये सारे हिस्से लगते हैं। तो इन सारों के नाम वो 7, जैसे मैंने कहा आपको, वो 7 बार होता है, 6 हकपत्रक होता है, इसमें देखना होता है। तो उसके बाद अगर उसमें कोई नाम रह गया है तो वो भी आपको, जब आप वारसाई करवाते हो तो उससे पता चलता है कि ये नाम आपके है और वही नाम आपको चढ़ाने होते। रह गए हो तो भी एक डिस्प्यूट है, वो आप छुपा नहीं सकते, छुपाना भी एक क्राइम होता है, और छुपा लिया है तो उस पे भी केसेस हो सकते हैं बाद में। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम रिलेशनशिप में और डॉक्यूमेंट्स में, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ख़ास करके जब फैमिली की बात आती है, तो अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है और किसी को उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, तो म्यूचुअली बैठ के हर एक का हिस्सा बांट लेना चाहिए, या तो फिर कोर्ट में जाके उसका बंटवारा करवा लेना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल मेरी प्रॉपर्टी और मेरे बच्चों के बच्चों में भी देनी है या मेरे बच्चों में बांटनी है, तो विल इज द राइट वे कि आप विल कर दो, जो आप नहीं रहते हो तब बहुत क्लैरिटी लोगों को देता है। उससे डिस्प्यूट बहुत कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखा है कि बाप दादा की मिलकत पे बच्चों का, यानी लड़कों का तो हक होता है, मगर लड़कियों का भी इतना ही हक होता है। तो क्या क्या लड़कियों का हक होता है? वैसे हमारी संस्कृति में पहले ऐसा होता था कि जब लड़की शादी करती थी तो उसको सब दे दिया जाता था। हम जिसे बोलते हैं ना, स्त्री धन बोलते हैं, वो सारा देते थे। और उसके बाद भी हम हर व्यवहार में भाई जाके खड़ा रहता था, तो भाई की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। पर जैसे जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली हो रहे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें कम होती गई। तो सरकार ने और कोर्ट ने 2005 में बेटियों का भी इक्वली हक रखता है वैसा एक एक्ट बाहर निकाला है, जिसके तहत 2005 के बाद जिसके भी पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, उनमें उनकी बेटियों का भी इक्वल हक लगता है। वो उनको लेना नहीं लेना वो बात की बात होती है, पर वो हक लगता है उनका। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आज ऐसा लगा कि भाई आज मुझे जरूरत नहीं है और छोड़ देना है हक, मैंने छोड़ भी दिया है, पर कल को जरूरत हुई तो मैं वो हक वापस मांग भी सकती हूँ। वैसा अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक चुकादा भी आया हुआ है, वेर इट गिव्स अ वुमन एम्पावरमेंट। आई नो वुमन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो मिसयूज भी बहुत ज्यादा होते, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिम्मेदारी जहाँ बात है, माँ बाप ने जो क्रिएट किया है वो सब बच्चों के लिए इक्वली किया होता है, तो उनको दे देना चाहिए। अगर वो नहीं भी चाहते तो उनके नाम से रख के कुछ भी अच्छा ऐसा करना चाहिए कि कल को कुछ डिस्प्यूट आता है तो आपको अपने, वो तो हम एक बार हक छोड़ दिया, हमने ले लिया, प्रॉपर्टी बेच दिया या कुछ भी किया, बाद में देना आता है तब हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती है जो बेच देता है उसके लिए। उससे अच्छा है कि वो रखो आप।
भले ही उसको नहीं चाहिए, वो अपनी बड़ाई दिखा रही है, तो आप अपना मन भी खुला रखो। ऐसा भाइयों को भी बोलूंगी, और बहनों को भी। ऐसा नहीं है आज अच्छा दिन है, कल नहीं भी हो नहीं भी सकता है। आजकल फैमिली डिस्प्यूट्स भी इतने हैं, डिवोर्स भी हमारे वहाँ इतने हो रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें भी वैसे बढ़ रही बढ़ है। जाती है। ओके ओके। आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आया हो जमीन का, तो वो शेयर कीजिए, कि जिससे लोगों को अवेयर आए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे आए हुए, पर मेरे पास टेक्निकली 2 ऐसे केसेस है, जिसमें एक केस है जहाँ पे एक प्रतिबंधित सत्ता प्रकार की जमीन होती है, जो लोगों को नहीं पता होता है कि वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी ये क्या चाहिए। होता है एग्जैक्टली? ये जो प्रतिबंधित सत्ता प्रकार है, हाँ। वो ऐसा है कि जहाँ पे सरकार का भी हक लगता है, और सरकार ने कुछ नियम बनाया है कि आप ऐसे ही डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते ओके। हैं। जैसे आदिवासी है, हम्म। तो आदिवासी की जो जमीन होती है, या एससी की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जमीन होती है या जो घर होता है, उस पे 73 ए हाँ 1983 में ये लगा, हाँ 82-83 में वो 73 ए आपके 7 बार जो होते हैं उसमें लगा होता है। हाँ अगर वो प्रॉपर्टी है, तो वो सिर्फ एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को बेच सकता है अपने रिलेशनशिप में या कहीं पे। वो उससे बाहर नहीं बेच सकता। बाहर किसी को लेना है तो दे नीड टू टेक द परमिशन ऑफ कलेक्टर। ओके। तो कलेक्टर में परमिशन लेनी होती है। हम्म। पर कुछ बार ऐसा होता है कि वहाँ भी एज वी नो करप्शन इज एवरीवेयर, तो सेटलमेंट करके कैसे भी ले लेते, एक बार ले लेते हो, पर जिस दिन वो कोर्ट में चढ़ता है तब बहुत सारी दिक्कतें आती है। ओके। मेरे पास ऐसा ही एक केस था जिसमें मेरे पास वो आदिवासी की जमीन किसी ने ले ली थी, गलत सर्टिफिकेट बनवा के कि वो आदिवासी नहीं है ऐसा। एंड वो एक प्रो बोनो केस था, एनजीओ से रेफर हुआ था। हाँ तो उसमें जिसने खरीदी थी हाँ उसको सुप्रीम कोर्ट से जामीन, वो भी जितने रुपए की जमीन खरीदी थी उतने रुपए का वो सिक्योरिटी बॉन्ड रखवाने के बाद उसको जामीन मिले थे, एंड डेट आफ्टर 6 मंथ्स। तो हाई कोर्ट से भी नहीं मिले थे, लोअर कोर्ट से तो नहीं मिले, पर हाई कोर्ट से भी नहीं मिले, एंड सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कॉग्निजेंस को ध्यान में रखते हुए उसको उतनी ही प्राइस जो मार्केट वैल्यू उसकी जमीन दूसरी कोर्ट में जमा करवाई है। ओके। जो केस आज भी चालू है अभी, क्योंकि केस जब कोर्ट पे आता है तो उसकी कोई टाइम Time पीरियड limit नहीं होता है। वो या- 2 साल में भी खत्म हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, और 6 साल भी लग सकते हाँ। हैं। ये बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे भारत के अंदर, कि कोर्ट केस बहुत लंबे खींचते हैं। इसका मेजर रीजन क्या है? इसमें देखिए, हम डाइवर्सिटी के साथ है के लोग हैं। यहाँ पे हर एक चीज के कायदे अलग अलग है, हर एक चीज के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। और प्लस अगर आप कोर्ट की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो वो कोई 1 या 2 लोगों के बीच की बातचीत नहीं है जो बैठ के सुलझा ली और खत्म हो गई। दैट इज अ थिंग वेयर मल्टीपल पीपल आर एसोसिएटेड। ओके। जज है, दोनों साइड वकील है, वहाँ पे बोर्ड क्लार्क्स होते हैं, समन्स बजाने वाले होते हैं। फिर आप जो पार्टीज होती है, कभी कभार एक जगह 2 पार्टी होती है, दूसरी जगह 10 पार्टी भी रहेगी। 10 में से अगर 2 का वकील या 2 लोग नहीं आए हुए तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज देनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वो टाइम पीरियड लगता है। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। अब समझो मैंने वहां पे डाल दिया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां से जब तक वो डॉक्यूमेंट रिलीज होके नहीं आता, आई कैन नॉट सबमिट इट टू द कोर्ट। तो मुझे कोर्ट से तारीख लेनी पड़ेगी। अगर वो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगी तो मेरे जो क्लाइंट है उनको नुकसान होगा। ओके। और जज भी जो बैठे हैं वो कभी भी ऐसे ही हड़बड़ी में कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने दोनों पक्षों को, उनके एविडेंसेस को, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद एक जजमेंट देना होता है। तो ये मल्टीप्लिसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऐसा कोई समझता है कि नहीं ये चीज़ें कोर्ट में जाके 2 दिन में निपटाते, तो वो कभी होने वाली नहीं है। द बेस्ट सॉल्यूशन इस इसलिए कोर्ट ने भी रखा हुआ है कि आप मीडिएशन में चले जाओ। मैं खुद भी एक मीडिएटर हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड मीडिएटर। तो हमारे पास मीडिएशन में भी कोर्ट भेजती है। पर बाद में 2 लोगों के ईगो इतने हाई होते हैं कि कभी कभार वो मीडिएशन में म्यूचुअली कुछ छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं होते। तो ऐसे समय में बाद में कोर्ट में लंबा हो जाता है। देखा है, केस चलता है तब कोर्ट के अंदर वक्त तो लगता है, आपने बोला ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाइड करने में, मगर जो जज होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत है कि
थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, आपका क्या ख्याल है नहीं, इसके अंदर? ट्रांसफर्स तो बहुत स्टिपुलेटेड थिंग है कि 3 साल जहाँ पे भी जाते दे हैव टू स्टे फॉर Okay. 3 years. आफ्टर 3 years दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. ओके, इन बिटवीन कहीं पे कुछ किसी को कोई दिक्कत है और किसी ने एप्लीकेशन डाली है या कोर्ट को कुछ ऐसा लगा और उनको ट्रांसफर दिए, कहीं और जरूरत है, वो बाकी 3 साल के बाद ही ट्रांसफर होती है. तो 3 years इज द मिनिमम पीरियड वेयर द जज स्टेज. क्योंकि मेरे एक दोस्त का ऐसा था, एक केस चल रहा था उसकी ज़मीन पे, और जैसे ही सब समझ जाता था उसने में जज ट्रांसफ़र हो जाते थे, फिर से क्या बोलते हैं अपने गुजराती में बोलते हैं ने, एकड़ एक थी सारू ફરી करू ચક્કર ચાલુ हाँ, કરવું પડે. પછી પાછું ચક્કર ચાલू કરવું પડે અને ફરીથી પાછું એ આવે, तो ये दिक्कत भी होती है, तो शायद इससे भी डिले मैंने वही तो बोला कि मल्टीप्लिसिटी के साथ है, हम किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं होते. और ये चीजें ऐसी है कि लोगों को लगता है, कभी कभी हम सुनते भी है, તમારે જઈને આટલું જ કરવાનું છે ને. ये इतना नहीं होता है. उस इतने के लिए भी अगर इतना ही होता और इतना ही करना होता तो ना जज की जरूरत पड़ती ना वकील की जरूरत पड़ती, इंसान खुद ही निपटा लेता. पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इनकी जरूरत पड़ रही है. तो कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो और वो कर सकते हैं और उनके पास वो सोच है. ओके. और जब दिमाग से काम लेना होता है तो दिमाग 24/7/365 सेम नहीं रहता है. चाहे वो जज होगा, वकील होगा या कोई भी होगा, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं जो हम सबको कंसिडर करने होते हैं. जजेस भी उनसे बाहर निकल के वहां आके बैठने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कभी ऐसे दिन भी आते हैं, दे हैव ऑल्सो देयर फैमिलीज एंड ऑल. ओके. तो और आपने जैसे कहा कि वो ट्रांसफर 3 साल में होती है, 3 साल तक अगर नहीं हुआ है कुछ तो बट ऑब्वियस है कि वो लंबा समय लगता जाता है. हाँ, उसको 2-3 बार ऐसा हुआ है, फाइनल डिसीजन आने वाला था, जज ट्रांसफर हो गए, फिर से बाद में आर्ग्यूमेंट्स भी वापस से, क्योंकि पीछे वाले ने उनको लिए, वो पूरा वेरीफाइड करेंगे फिर से क्या होने वाला है क्या है. क्योंकि उनको जीरो से वापस से वो फाइल को स्टडी करना पड़ता है. अभी थोड़ी ऐसी बात करेंगे कि एडवोकेट के पास जाने, आपने बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी लीगल आप ले रहे हो तो एडवोकेट के पास जाना चाहिए, मगर लोग डरते हैं एडवोकेट के पास जाने से. हमारे तो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास, एडवोकेट के पास, पुलिस के पास हो सके इतना मत जाओ. सी आई ऑलवेज से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. यस, वो तो है. तो अभी तो लोग फिजिकली फिटनेस के बारे में थोड़े बहुत अवेयर हो रहे, डॉक्टर के पास चले जाते, कुछ नहीं हुआ तो भी चेकअप्स के लिए चले जाते, टेस्ट करवाते, पर लीगली अभी तक उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए. जो फॉरेन कंट्रीज में आप बोलते हैं ना क्यों जल्दी होता है, पीपल आर अवेयर ऑन देयर ओन सेल्फ. ओके. वो खुद जागरूक है वहाँ पे उनके कामों के लिए. वो वहाँ पे चेक भी साइन करते हैं तो अपने सीए और एडवोकेट से पूछते हैं कि मुझे किस तरीके से करना है. यहाँ क्या होता है, सब कुछ कर लेते हैं, बाद में जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, जहाँ से फंस जाते हैं वहां पे आते हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, यू शुड हैव वन एडवोकेट. आपकी फीस ज्यादा से ज्यादा वो कुछ कंसल्ट करता है तो 1000, 2000, 5000 जाती है, पर उसके सामने आपका समय है, आपकी आगे की जो चीजें वो बहुत सारी बच जाती है. क्योंकि हमेशा क्या होता है, अभी एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल तो किसी को सेल डीड करना है या रेंट एग्रीमेंट करना है तो वो किसी टाइपिस्ट के पास चले जाते हैं, वो टाइपिस्ट नाम एड्रेस चेंज करके आपको दे देगा. आप वो नोटरी करवा लोगे या रजिस्ट्री करवा लोगे, उसकी नॉर्मल चल रहा है तब तक उसका कोई इश्यू नहीं है. पर जिस दिन वो डिस्प्यूट आया उस दिन आपने उस डॉक्यूमेंट में कौन से शब्द लिखे हुए हैं वो बहुत जरूरी है. अब टाइपिस्ट के पास तो उसका एक किसी बंदे ने करवाया वो चीज, वो फॉर्मेट सब पे एप्लीकेबल होता है ऐसा तो नहीं होने वाला. जैसे गोली है पैरासिटामोल तो हर एक को सेम इफेक्ट देगी वैसा तो होगा नहीं. और आजकल सबको ये गूगल बाबा बहुत एडजस्टेबल हो गए, कुछ भी हुआ गूगल में सर्च कर लो. अरे भाई, पर उसका दर्द कौन सा है, आपका दर्द कौन सा है, आपकी बॉडी वो सस्टेन कर पाती है नहीं कर पाती. वैसे ही मैटर्स में भी होता है कि आपकी मैटर का सच क्या है, उनकी मैटर का क्या था, आपको कैसे पता चलेगा. और इनके शब्द भी बहुत भारी होते हैं आप लोगों के. एग्जैक्टली, बट दैट हैज देयर ओन मीनिंग्स. जब आप डिक्शनरी खोल के देखो तो उस हर एक शब्द का एक अलग मीनिंग होता है. ओके. हम नॉर्मल गुजराती लेमन लैंग्वेज में जो है जनरलाइज मीनिंग उसमें नहीं चल सकते. देयर आर स्पेसिफिक मीनिंग्स अबाउट इट. अगर हम हक, भाग, लाग, हक, हिस्सो ऐसा बोलते हैं तो वो हक भी अलग चीज है, लाग भी अलग चीज है, भाग भी अलग चीज है. जहाँ हक होता है वहाँ भाग ना भी हो सकता है.
हाँ। भाग छोड़ भी दिया मैंने, जैसे मैंने छोड़ दिया भाग, पर फिर भी मेरा हक तो है वहां पे। ओके। जैसे बहनों में मैंने बोला कि भाग छोड़ दे, हक छोड़ देते, फिर भी वो कभी भी मांग सकती है, तो उनका वहां पे भाग तो है। ओके। दे हैव समथिंग ओवर देयर। हाँ हाँ, तो ये अंदर आना ये सब चाहिए, लिख मेंशन के, होना हाँ, चाहिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। हम्म। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो जनरलाइज पीपल डोंट नो अबाउट इट, और डिस्प्यूट्स भी उसी से क्रिएट होते हैं। तो बनता है वहां तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना एक एडवोकेट रखिए। ओके। आपका इनिशियली थोड़ा पैसा जाएगा, बट दैट विल रिलीव यू फ्रॉम ऑल स्ट्रेस। हमने देखा है आजकल बहुत फेक डॉक्यूमेंट भी आते हैं। दस्तावेज का जो फेक दस्तावेज आता है, सेल डीड बोलते हैं, वो फेक आता है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करें? फेक जो रजिस्टर्ड चीज होती है वो फेक नहीं होती है। होता ऐसा है कभी कभार कि एक दस्तावेज हो गया है और उसके ऊपर कुछ दूसरा भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, समहाउ होना नहीं चाहिए, बट एज आई सेड के वी आर इनटू मल्टीप्लिसिटी और करप्शन के साथ है, तो कैसे भी अगर हो गया तो ये दिक्कतें आती है। पर जब आप टाइटल क्लियरेंस मांगते हो, जैसे मैंने कहा, तो टाइटल क्लियरेंस में ये सारी क्लैरिटीज आ जाती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है वो सारा एक सर्च रिपोर्ट जो एडवोकेट निकालता है उसमें आ जाता है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या रजिस्टर हुआ है। और वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है वो आपको आपका लॉयर ही बता सकता है। तो ये जो टाइटल क्लियरेंस है, इट इज मस्ट व्हेनेवर यू आर बाइंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके। तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो कोई ऐसी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन हो गया है। तो अगर आप सिटी एरिया में हो या कुछ है, तो आपका ई मिल्कत वेबसाइट है जिस पे जाके आप प्रॉपर्टी कार्ड में नाम वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आप लैंड्स वगैरह की बात है तो NEROR है, उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, प्रॉपर्टी कार्ड की है, 7 बार की है, उसकी सब। एंड देन यू कैन पे ऑनलाइन एंड आप डाउनलोड भी उसको बाद में कर सकते हो। दैट इज सर्टिफाइड कॉपीज उसको बोलते हैं, दैट कि आपने पे करके ली है, दैट इज अ सर्टिफाइड कॉपी। ओके। तो वहां से आप देख सकते हो। अभी मान लो आपने बताया कि फ्रॉड रुक जाए इसके लिए तो बताया, मगर अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, डुप्लीकेट उसके पास आ गए, उसने पैसे भी दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट सारे डुप्लीकेट है, तो उसके बाद वो क्या करे? देखो, वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली क्या कर सकते? सारे डॉक्यूमेंट्स तो डुप्लीकेट होने वाले नहीं है। पर जहाँ पे ऐसा कोई भी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक ही जगह है, डेट इज अ सिविल कोर्ट। अगर प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपको सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करना पड़ता है। यू हैव टू गो टू योर एडवोकेट अगेन एंड ही विल गाइड यू बेटर कि आपके मैटर में कौन सी चीजें कहाँ गलत हुई है और उस पर आप कैसे जा सकते हो। ओके। अगर कोई व्यक्ति विवादित जमीन बेचना चाहता है, उसकी जमीन पे कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और उसको सेल करना है, तो क्या लीगल पॉसिबल है ये? कैसा डिस्प्यूट है उस पर डिपेंड करता है। ओके। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आप जैसे ही टाइटल क्लियरेंस के लिए डालते हो, तो जो लोग उसमें कैसे भी करके अपना हक रखते हैं वो सामने आएंगे, वो उस नोटिस का रिप्लाई देंगे। और उसमें से अगर म्यूचुअली सेटल होके खत्म हो जाता है, देन यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। कुछ डिस्प्यूट्स बहुत बड़े होते हैं जो सेटल नहीं होते, देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट टू क्लियर दैट। ओके। अब कभी ये किसी को पैसों की जरूरत होती है, गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे भी बाना खत करके दे देते, 10-15 बाना खत एक लैंड पे 5-7 बाना खत कर दिए। अब नोटराइज बाना खत किए, वो किसी को पता नहीं होगा, तो कल को वो अपना राइट लेके पैसे अगर दिए हैं उसने तो वो आएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी के लिए टाइटल क्लियरेंस इज द बेस्ट वे, कि जिसमें हम पेपर में नोटिस भी देते हैं कि भाई ये टाइटल क्लियरेंस के लिए आए हुए, आपका किसी का कुछ भी लगता है तो आप बोल दीजिए, बाद में ये डिस्प्यूट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओके। तो उसकी वजह से भी लोग बाहर आके क्लियरेंस में ही क्लियर कर देते कि भाई हमारा ये लगता है भाग, हमको ये क्लियर करके दे दो। और जिसने भी वानाखत किया होता है, इफ इट इज अ रजिस्टर्ड वन, तो हमने डिलीट अगर नहीं करवाया है उसको, तो उसका राइट प्रॉपर्टी परचेज करने में पहले लगता है। ओके। तो थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, पता नहीं। जैसे कि आप अपना ये बंगलो है वो मुझे सेल करना चाहते हैं, और आपने मेरे साथ एक
बानाखत किया, मतलब एग्रीमेंट टू सेल किया, एंड दैट वी हैव रजिस्टर्ड, ओके जिसमें मैंने आपको एग्रीमेंट के तौर पे कुछ पैसे दिए और बाकी सेल डेट से पहले जो भी टर्म 3 महीने 6 महीने में मुझे आपको कंप्लीट करके देने। अगर मैंने 6 महीने में कंप्लीट करके दे दिया आपको, हाँ। तो उसके बाद आपको वो मुझे ही करके देना पड़ेगा। अगर आप मुझे नहीं करके दे रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ 50 लाख में तय हुआ है, कोई आपको 55 दे रहा है, अब तो मेरे साथ कैंसिल करना है, देन देर आर सर्टेन टर्म्स फॉर इट। वो टर्म्स आपने बानाखत में ही लिखे होते हैं। अगर नहीं लिखे होते तो वो टर्म्स में अगर सेट नहीं हो रहा है तो वो आपको उसी को बेचना पड़ेगा। ओके और सेट हो रहा है तो आपको वो बानाखत रद्द करवाना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन किया है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, ओके और उसके बाद आप किसी और को बेच सकते हो। ओके क्लियर। थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग इलीगली कब्जा कर लेते हैं ज़मीन पे। ज़्यादातर ज़मीन पे होता है, अगर आपने सिटी के बाहर ली है या वहाँ पे होता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसके लिए? मैंने बोला वैसे कि लैंड ग्रैबिंग इज द बेस्ट वे। पहले ही जाके आप एक ऑनलाइन अर्जी होती है लैंड ग्रैबिंग की, वो कर देनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी लगता है, सबसे पहली तो मेरी एडवाइस है आप कोई भी एडवोकेट के पास पहले चले जाओ कि ऐसा इश्यू हुआ है। ओके ही विल गाइड यू। बट ओके, तो एडवोकेट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी हमें बताते हैं क्योंकि ये बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी एडवोकेट भी ऐसे मिल जाते हैं कि आपको गोल गोल घुमाते हैं। ये फैक्ट मैं बोल रहा हूँ। वो तो हर फील्ड हर एक हर फील्ड फील्ड में होता के है, साथ definitely, होता है, तो हर फील्ड एवरीवेयर में होता होता है। है। बट आप देखोगे तो कोर्ट में चले जाओगे तो वहाँ अच्छे एडवोकेट्स आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से अच्छे Okay, एडवोकेट्स हैं। और कहीं से रेफरेंस लोगे तो भी किसी ने कोई केस उनसे करवाया होगा तो भी आपको रिफर करेगा भी ये अच्छा है बंदा वैसा, तो वहां से आप कर सकते हो। ओके ओके, तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ नहीं, आप एक अर्जी डाल सकते हो, पर वो अर्जी भी कैसे डालनी है, क्योंकि वो क्या होता है कि थोड़ा प्रॉपर मटेरियल बना के जो भी होता है इश्यूज का बाद में डालते हो तो वो सस्टेन होती है। अदरवाइज ज़्यादातर मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे क्रिमिनल मैटर्स में भी ऐसा होता है कि 95% ऑफ द क्रिमिनल्स आर लेफ्ट फ्री, मतलब कि उनको छोड़ दिया जाता है, कोई केस नहीं बनता है ऐसा कह के निर्दोष जाहिर किया जाता है। अब वो एक्विटल बोलते हैं, वो क्यों किया जाता है? क्या 95% ऑफ द पीपल आर डूइंग रॉन्ग FIR? तो ऐसा तो है नहीं, होता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और 95% एक्यूज्ड है, मतलब सही में क्राइम किया है 95 ने, ऐसा भी नहीं होता है। समवेयर जो मिडल है, दैट इज अ पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है, वहां पे बहुत सारी खामियां रह जाती। जब आप FIR लिखवाते हो, जब आप एप्लीकेशन देते हो, उन सब में खामियां होती है। उसके बाद वो लेते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सब की खामियों की वजह से ये चीजें होती है। और हमारा जस्टिस हमेशा कहता है कि अगर 99 गुनहगार बाहर निकल जाए चलेगा, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जजेस आर ऑल्सो लुकिंग इनटू दैट एस्पेक्ट, और एविडेंसेस ही प्रॉपर नहीं होंगे तो उनको तो उसी हिसाब से फिर अपना जजमेंट देना पड़ता है। तो दैट्स वेयर वी फेल। और इसलिए एक एडवोकेट के सलाह के बाद आप पुलिस स्टेशन भी जाओ, वो अच्छी बात है। उनको साथ लेके जाओ तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। ओके, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना चाहिए अगर मालिक की मृत्यु हो गई हो तो? अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं या वाइफ है, बच्चे हैं, उनका भाग लगता है। सीधी लिटी के जो वारसदार होते हैं 2 तरीके के होते हैं, सीधी लिटी के और आड़ी लिटी के। आड़ी में आते हैं उनके चाचा भतीजे जो भी होते हैं वो, बट ब्लड रिलेशंस। ये सीधे होते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनकी वारसाई होती है, वो एक एफिडेविट होता है। और उसके बाद आपको अगर लैंड रिकॉर्ड्स है तो वहाँ पे जाके, या तो फिर आपको प्रॉपर्टी कार्ड है तो वहाँ पे जाके अपने मामलतदार के पास वो रजिस्ट्री करवानी होती है। ओके ओके, आप कोई सलाह देना चाहोगे जो यंगस्टर है, जो कुछ खरीदना चाहते हैं, घर है, मकान है, अपना लैंड है, तो उनके लिए कोई सलाह? आप जब भी कुछ खरीद रहे हो तो उसके पेपर्स सारे अपने बिल्डर्स से ले एक बार, उन्होंने कहाँ से कैसे जमीन खरीदी है, वहां से लेकर आपको बेचना चाहते तब तक के सारे क्लियरेंसेस, क्योंकि मेजोरिटी बिल्डर्स के पेपर्स क्लियर नहीं होते और उसके बाद दिक्कतें लोगों को आती रहती है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे उसके बैंक लोन्स चल रहे होते हैं और
वो फुलफिल नहीं होते, आपको बेच दिया होता है और बाद में बैंक दो दे हैव नो राइट्स बट सडनली आके आपके सिल मार के जाती है, आप लड़के लाना पड़ेगा बाद में। यू हैव योर राइट, आप कोर्ट में जाके लाओगे, पर एक बार तो आपके लिए वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि डिस्प्यूटेड लैंड पे ही खड़ा हुआ होता है जिस पे मैटर्स चल रही होती है, तो उसमें भी इश्यूज आते हैं। गवर्नमेंट के साथ के भी डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी इश्यूज आते हैं। तो ये पूरी फाइल उनकी टाइटल क्लियरेंस के साथ की आपको लेनी चाहिए। ओके तो आपने जैसे बताया कि पूरी फाइल तो ले लेंगे, मगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होता ही है और अगर वो देख लिया तो भी चलता है? सबसे पहला टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपका अगर ये ले रहे हो, आप कोई मकान ले रहे हो तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओके जिसे बीयू सर्टिफिकेट बोलते हैं, हाँ। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना मस्ट है, वो होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। ओके तो मैडम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप शॉर्ट में उसका जवाब देना है, एकदम शॉर्ट में। अगर किसी को ज़मीन लेनी है तो सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट देखना चाहिए? एक डॉक्यूमेंट। टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ओके वो सबसे पहले देखना ओके चाहिए। ओके अगर ट्रांसफ़र करवानी है ज़मीन तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको सेल डीड करना पड़ता है, और उसके पहले अगर आप कुछ बाना खत करना पड़ता है, एग्रीमेंट टू सेल। ओके अगर किसी ने ज़मीन आपकी धोखे से ले ली है तो क्या करना पड़ता है? आप लैंड ग्रेविंग एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके ओके और एडवोकेट के पास कब जाना चाहिए? आपके पास एडवोकेट होना ही चाहिए। ओके कब जाना चाहिए नहीं, आपके पास होना ही होना ही चाहिए, चाहिए। क्योंकि हर चीज के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। ओके तो थैंक यू सो मच। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके भी कोई सवाल है कि आप मैडम से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम उनको दोबारा यहाँ पे बुलाएंगे और आपके सवालों का डेफिनेटली अच्छा और आपको समझ में आया ऐसा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ बातें की, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, हमको इस सब की आदत नहीं है ऐसे बारे वर्ड की, मगर तो भी हमको डेफिनेटली आपने बहुत डिटेल में समझाया है ये कैसे होता है। और मैंने जैसे बताया दर्शकों को, अगर उनके क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आपको वापस आना पड़ेगा और हमारे दर्शकों के जवाब भी देने पड़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस एक आ रही है और लोगों को पता चलेगा, ताकि जो कोर्ट के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वो कम करने में भी आपका ये सहयोग होगा, ऐसा मैं बता सकती हूँ आपको। एक्चुअली हमने ये पॉडकास्ट उस पर्पस से ही शुरू किया है क्योंकि हमारा मोटो रहा है कि ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज दैट कैन ट्रांसफर नॉलेज बिटवीन जनरेशन। डेफिनेटली। तो जनरेशन के बीच में हम लोग ये थोड़ा नॉलेज शेयर कर सके, उनको अवेयर कर सके, और डेफिनेटली लोगों का प्यार भी इतना मिलता है तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ बातें ऐसी ही करेंगे, कोई डीप मैसेज देंगे आपको, कुछ अवेयरनेस के वीडियो लाएंगे और ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। और आपका प्यार डेफिनेटली आप हमको देते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर किसी को ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को शेयर भी किया कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये अवेयरनेस का समझ में आ सके और ये सारी बातें उन तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।